हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमेरिकी कांग्रेस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अमेरिकी संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और इसके दो सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। सीनेट जो है वो कांग्रेस का द्वितीय या उच्च सदन है और प्रतिनिधि सभा प्रथम या निम्न सदन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को क्यों अपनाया था, है ना। तो जैसा कि हमने देखा कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ, उसके सदस्य अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता पर एकमत थे। अमेरिका में उपनिवेश काल में भी अधिकांश राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली को ही अपनाया गया था और परिसंघ के अंतर्गत अपनाई गई एक सदनात्मक व्यवस्थापिका नितांत असंतोषजनक तथा असफल सिद्ध हुई थी। संघात्मक व्यवस्थापिका को अपनाने के कारण भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाना आवश्यक था। अतः इस बात पर तो सहमति थी कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दो सदन होने चाहिए, लेकिन इस बात पर तीव्र विवाद था कि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का निर्माण का आधार क्या हो। अमेरिकी संघ की बड़ी इकाइयों द्वारा इस संबंध में जनसंख्या के आधार को अपनाने पर बल दिया गया, जिससे कि बड़ी इकाइयों को अति प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। लेकिन छोटी इकाइयों द्वारा व्यवस्थापिका के दोनों ही सदनों का निर्माण संघ की सभी इकाइयों की समानता के सिद्धांत के आधार पर करने पर बल दिया गया। ठीक है ना, यानी कि बड़ी जो इकाइयां थी वो तो कहती भाई जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व संसद में होना चाहिए, लेकिन छोटी इकाइयां जो थी वो समानता के सिद्धांत को लागू करने के पक्षधर थी, जिससे कि संसद में उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। अंत में संघ की बड़ी इकाइयों और छोटी इकाइयों के बीच इस संबंध में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस के निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो, लेकिन उच्च सदन का निर्माण इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपनाया जाए, यानी सीनेट में छोटी और बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो इस प्रकार हमने इसका एक गठन देखा कि किस तरह से अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का निर्माण किस आधार पर किस तरह से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस की यानी अमेरिकी संसद की शक्तियां और कार्य क्या क्या है ना। तो संविधान के जो प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होंगी, लेकिन व्यवहार में कांग्रेस न केवल विधायी वरन प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का भी प्रयोग करती है, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला तो सबसे पहला है कानून निर्माण संबंधी कार्य, है ना। भारत में भी संसद कानून निर्माण का कार्य करती है ना। तो सबसे पहले है कि कांग्रेस का प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं, असीमित नहीं। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन 4थे अध्याय में दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की शक्तियां 3 प्रकार की है: प्रदत्त, निहित और समवर्ती। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने तथा एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, मुद्रा के निर्माण और डाक तार इत्यादि का प्रबंध करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकेगी और स्थल सेना और जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकेगी। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी प्राप्त है, जिनका उल्लेख संविधान के 4थे अध्याय में किया गया है। इन शक्तियों में बैंक तथा कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना तथा फालतू बिजली का बेचना, सैनिक तथा जल सेना अकादमियां स्थापित करना और सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर धन खर्च करना शामिल है। ठीक है, एक तो हमने देखा कि प्रदत्त
है, दूसरी निहित शक्तियाँ हैं और तीसरी जो है इसमें है समवर्ती सूची में जो कौन विषय शामिल है जिन पर कांग्रेस राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकती है, जैसे कि कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालयों की स्थापना तथा बैंक व कॉरपोरेशन की स्थापना, लोगों के हित के लिए संपत्ति बनाना, सार्वजनिक कल्याण के लिए खर्च करना इत्यादि चीज़ें समवर्ती सूची में हैं और इन पे दोनों ही जो है कांग्रेस और राज्यमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। दूसरा कार्य आता है अमेरिकी संसद या अमेरिकी कांग्रेस का कि चुनाव संबंधी कार्य। चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है और यदि राष्ट्रपति या किसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, और यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत यानी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है और इस प्रकार यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनती है। प्रतिनिधि सभा द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य। संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतः सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। राष्ट्रपति की नियुक्ति करने और संधियां करने से संबंधी शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली नियंत्रण होता है, यानी जो राष्ट्रपति को जो शक्तियां कार्यपालिका की प्राप्त है उस पर भी सीनेट का जो है नियंत्रण होता है, कांग्रेस का नियंत्रण होता है और युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं वो निरपेक्ष नहीं है, उनका प्रयोग वह संसद की या कांग्रेस की सहमति से ही कर सकता है। चौथा पॉइंट है प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। कांग्रेस का एक कार्य प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण करना है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर इसका द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जा सकती है तथा उनके कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। पांचवा है जांच पड़ताल यानी इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन। निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। वर्तमान समय में कांग्रेस के जांच पड़ताल करने के इस कार्य का महत्व बढ़ता ही जा रहा है और कांग्रेस ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों में जांच कर शासन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। छठा है नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। आरंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, किंतु अब 50 राज्य हैं और कांग्रेस कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश प्रदान करती है। सातवां है दोनों सदनों में अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार, यानी कांग्रेस को अधिकार है कि दोनों सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों से अनुशासन का पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण करे। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य सदन में अनुशासन भंग करे तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे सदन से निष्कासित कर सकता है। आठवां है वित्तीय कार्य, है ना। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण है। यदि वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं।
कांग्रेस अपनी इस शक्ति के आधार पर कार्यपालिका के विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यानी बजट का कार्य तो राष्ट्रपति के निर्देशन में होता है बजट ब्यूरो के द्वारा, किंतु कांग्रेस जो है वो बजट जो पारित है वो कांग्रेस ही करती है और वो उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी कर सकती है और इस शक्ति के आधार पर वह कार्यपालिका के विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकती है। और अंतिम और नवा है न्यायिक कार्य, है ना। संविधान में कांग्रेस को अधिकार है कि वह देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी घोर अपराध यदि राष्ट्रपति करे तो किसी भी उच्च पदाधिकारी पर के द्वारा इस तरह का अपराध किया जाता है तो वह उसे महाभियोग के द्वारा पदच्युत कर सकती है। हालांकि अमेरिकी संविधान में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि किसी जो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया गया हो। पहले जो वाटरगेट कांड में निक्सन के खिलाफ जो महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इस तरह से जो है अमेरिकी संसद को या अमेरिकी कांग्रेस को कई कानून निर्माण के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जिससे कि संपूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था का स्थापना सुनिश्चित की गई है कि केवल एक पक्षीय ही नहीं, इसमें इकाइयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, राज्यों को जनसंख्या के आधार पर भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और सही मायने में यह संघात्मक व्यवस्था की जो है अनुरूप ही अमेरिकी जो है कांग्रेस की संरचना की गई है। धन्यवाद।